Assalamu alaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I am Miss Hatija and today we will continue with our AC circuit. आज हम अपनी थर्ड सर्किट पढ़ेंगे दैट इज AC थ्रू कैपेसिटर. यानी अगर एक AC सोर्स के साथ कैपेसिटर अटैच हो तो उसके अंदर करंट और वोल्टेज का बिहेवियर किस तरह का होगा, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन होगी उसको हम क्या कहते हैं और किस तरह डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ हम पावर लॉस को भी स्टडी करेंगे. तो पहले देखते हैं कि AC थ्रू कैपेसिटर क्या है. AC थ्रू कैपेसिटर एक ऐसी सर्किट है जिस पे हम एक AC सोर्स के साथ एक कैपेसिटर को अटैच कर देते हैं. अब कैपेसिटर सब जानते हैं कि ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी जब इसको अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड की जाती है तो ये क्या करता है कि उस चार्ज को, उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जब एक डायरेक्शन में पोलैरिटी होगी हमारी अल्टरनेटिंग सोर्स की तो उस डायरेक्शन पे हमारा कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा. उसकी एक प्लेट पॉजिटिव तो दूसरी प्लेट नेगेटिव. इस रिवर्सल या फिर पोलैरिटी की वजह से क्या होगा कि इनके दरमियान पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने की क्या वजह है कि उसके अंदर चार्ज स्टोरेज स्टार्ट हो जाएगी. जितनी स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास चार्ज की कैपेसिटेंस होगी, यानी इतना ही ज़्यादा हमारे पास चार्ज स्टोर होगा. ये चार्ज स्टोर का फ़ायदा क्या है कि जब हमारे पास AC की पोलैरिटी रिवर्स होती है तो फिर यही कैपेसिटर जिसने चार्ज को स्टोर किया हुआ है ये वही चार्ज को बैक द सर्किट प्रोवाइड करता है. तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एन AC सोर्स तो व्हाट इज द बिहेवियर बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज. तो आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले करंट और वोल्टेज का बिहेवियर. अब हम सब जानते हैं कि इन अ कैपेसिटर जो रिलेशन होता है बिटवीन चार्ज एंड द वोल्टेज इट इज गिवन एज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. सो Q इज इक्वल टू CV. जहाँ हमारे पास C प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं. यहाँ से मैं V की वैल्यू ले लेती हूँ. कंसिडर करते हैं, लेट्स एज्यूम दैट V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी. यानी मैं साइन के फंक्शन पे V की वैल्यू कंसिडर कर लेती हूँ. अब जब मैं इस V की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस करूँ तो मेरे पास आता है कि Q इज इक्वल टू C V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी. अब मैंने बोला कि आई नीड टू स्टडी द बिहेवियर बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला इज दैट I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T. यानी करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ यूनिट एरिया. यानी करंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है? बाय द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी यूनिट एरिया थ्रू अ स्पेसिफिक टाइम. तो अगर यहाँ मैं Q की वैल्यू को प्लेस कर दूँ इस इक्वेशन में तो मेरे पास I की वैल्यू किस तरह बनेगी? I इज इक्वल टू डेल्टा C V मैक्सिमम साइन ओमेगा T ओवर डेल्टा T. यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो I इज इक्वल टू C V मैक्सिमम इंटू डेल्टा साइन ओमेगा T ओवर डेल्टा T. मैं आपको कल की वीडियो में भी बता चुकी हूँ, एक रिकॉल कर देती हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे इस तरह आता है कि डेल्टा साइन ओमेगा टी ओवर डेल्टा टी तो इसका आंसर मेरे पास ओमेगा कॉज ओमेगा टी आता है. और अगर डेल्टा कॉज ओमेगा टी ओवर डेल्टा टी यानी कि मैंने डेरिवेटिव लेना है तो उसका आंसर मेरे पास माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आता है. इट्स जस्ट अ रिकॉल. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. आई एम स्टिल सेइंग इफ़ यू आर फ्रॉम प्री मेडिकल ब्रांच यू डोंट नीड टू लर्न देम कि किस तरह है, बस आपको इन दो चीज़ें याद रखनी है. अब अगर मैं इसकी जगह इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास इक्वेशन इस तरह आएगी दैट I इज इक्वल टू C V मैक्सिमम इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो I इज इक्वल टू ओमेगा C V M कॉस ओमेगा टी. अब मुझे मेरी इक्वेशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ I इक्वल टू I मैक्सिमम. जैसे मेरे पास V की इक्वेशन है तो मैं इस पूरे टर्म को कंसिडर कर लेती हूँ कि ये इक्वल है I मैक्सिमम के. तो मैं लिखती हूँ कि I मैक्सिमम
इज इक्वल टू ओमेगा सी वी मैक्सिमम। तो अब मैं इस पूरे टर्म की जगह लिख लेती हूँ आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से मेरे पास v का भी इक्वेशन आ गया है और साथ ही साथ i की भी। v की मेरे पास आ गई है v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी एंड i इज आई मैक्सिमम कॉज ओमेगा टी। अब अगर मैं यहाँ से इनका ग्राफ प्लॉट करूँ तो किस तरह का आएगा? पहले मैं प्लॉट करती हूँ फॉर द ग्राफ ऑफ v। पहले v का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। v साइन के फंक्शन में है तो साइन 0 इज 0 यानी इस तरह। फिर साइन 90 इज इक्वल टू 1 यानी पीक मैक्सिमम। फिर साइन 180 इज इक्वल टू 0 यानी पीक दोबारा से 0 पे आ गई। देन साइन 270 इज इक्वल टू -1 यानी वो नेगेटिव पीक आ गई। और फिर साइन 360 इज इक्वल टू 0 यानी पीक हमारे पास ये आ गई। अब हम देख लेते हैं कि v का ग्राफ बन गया तो i का किस तरह का बनेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स i cos के फंक्शन पे है तो स्टार्ट करते हैं। cos 0 इज़ 1 यानी मैक्सिमम से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। cos 90 इज़ 0 यानी ग्राफ 0 पे आ गया। cos 180 इज़ मैक्सिमम 1 यानी -1 यानी मैक्सिमम पे ग्राफ आ गया। देन cos 270 इज इक्वल टू 0 यानी 0 पे ग्राफ दोबारा से। और फिर cos 360 इज इक्वल टू 1 यानी ग्राफ हमारा फिर से मैक्सिमम आ गया। अब मैं देखूं तो ये मेरे पास मेरा आई है और साथ ही मेरे पास ये ब्लू पे मेरे पास वोल्टेज है। तो इन दोनों के दरमियान देखूं तो वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई यहाँ से, यानी आई जो है वो अपर हैंड पे है, करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। तो यानी करंट लीड तो कर रहा है वोल्टेज को, बट कितने एंगल से लीड करे, कितना फेज डिफरेंस इनके दरमियान। तो उस फेज डिफरेंस को बाय कन्वेंशन हम कहते हैं कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज 90 डिग्री। अब इस फेज डिफरेंस को मैं दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर I यानी करंट के टर्म्स पे लिखूँ तो मैं बोलूँगी कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं वोल्टेज के टर्म पे लिखूँ तो मैं लिखूँगी कि वोल्टेज लैग्स करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। यानी I जो है करंट वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 एंड एट द सेम टाइम वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर ऑफर करता है एसी को वो क्या है और उसको क्या कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। जैसे मैंने बोला कि अगर एक कैपेसिटर लगा हो एसी सोर्स के साथ तो वो भी एसी के फ्लो को कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा? द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर to the flow of AC, फ्लो ऑफ AC करंट। यानी जैसे मैंने पिछले डायग्राम पे एक्सप्लेन किया कि अगर हम एक AC सोर्स के साथ कैपेसिटर को अटैच करते हैं तो जो करंट कैपेसिटर के थ्रू पास करेगी उसको सर्टेन यानी बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी जो ऑपोजिशन है वो ज़रूर ऑफर होगी और उस ऑपोजिशन को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अगर मैं देखूं कि जो हमारे पास रिवायती ओहम लॉ है, बाय ओहम लॉ अगर मैं देखूं तो मेरे पास हम रिएक्टेंस जो है रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ओके, रिएक्टेंस को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना कि रिएक्टेंस एक नया टर्म है। रिएक्टेंस इज बेसिकली अनदर नेम फॉर रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस सेम ही चीज़ है, बोथ आर ऑपोजिशन। बाय ओहम लॉ हमारे पास आता है कि V मैक्सिमम इज इक्वल टू I मैक्सिमम R। यहाँ जो मेरे पास R है, अगर मैं कैपेसिटर को डील कर रही हूँ तो यहाँ मेरे पास R कैपेसिटेंस रिएक्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा, यानी XC मेरे पास आ जाएगा। तो V मैक्सिमम इज इक्वल टू I मैक्सिमम XC। यहाँ से मैं XC की वैल्यू निकालूँ तो XC इज इक्वल टू V मैक्सिमम ओवर I मैक्सिमम।
अब डियर स्टूडेंट्स, मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ कि हमने आई मैक्सिमम की वैल्यू कंसिडर क्या की थी, ओमेगा सी वी एम। तो अगर मैं इसी वैल्यू के आई मैक्सिमम को यहाँ प्लेस कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स सी इज इक्वल टू वी मैक्सिमम ओवर ओमेगा सी वी मैक्सिमम। अब अगर यहाँ देखा जाए तो दो सिमिलर टर्म्स हम इनको कैंसिल आउट कर दूंगी, तो मेरे पास फिर एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। अब मैं आपको कल के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि ओमेगा की वैल्यू इन एंगुलर मोशन बात की जाए तो वो 2πf होती है। अब अगर मैं ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस करूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2πf कैपेसिटेंस। यानी जो मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यानी वो पोजीशन जो एक कैपेसिटर ऑफर कर रहा है वो किसके इक्वल है, 1/2πfc। यहाँ c कैपेसिटेंस है, f फ्रिक्वेंसी है, यानी जितनी ग्रेटर फ्रिक्वेंसी या कैपेसिटेंस होगी उतनी ही थोड़ी हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी। ये इन्वर्स रिलेशन है। आई गेस आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम स्टडी करते हैं द पावर लॉस, कि पावर लॉस किस तरह होता है और कितना होता है। तो पावर लॉस की जो एक सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज P इज इक्वल टू V एंड I। यानी किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमने पावर लॉस फाइंड करना है तो वो हम निकालते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मैं वोल्टेज की वैल्यू प्लेस करूँ तो वो मेरे पास क्या थी, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और मेरे पास करंट की वैल्यू थी I मैक्सिमम कॉज ओमेगा टी। तो सिंप्लीफाई करूँ तो P इज इक्वल टू V मैक्सिमम I मैक्सिमम इनटू साइन ओमेगा टी इनटू कॉज ओमेगा टी। अब गाइस कल के लेक्चर में भी ये बात मैंने आपको दिखाई थी कि अगर साइन ओमेगा टी और कॉज ओमेगा टी का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो हमेशा ज़ीरो निकलता है। क्यों निकलता है ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ कि एट 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री में अपना एंगल कंसिडर करती हूँ, तो मेरे पास साइन 0 इज़ 0 जबकि कॉस 0 इज़ 1। तो अगर मैं यहाँ साइन 0 की वैल्यू लगाऊँ तो वो हो जाएगी 0, और कॉस 1 की लगाऊँ, कॉस 0 की, तो वो 1। तो 0 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 0। यानी मैं यहाँ जोन सा भी नंबर लगाऊंगी उसका आंसर 0 होगा। अगर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम है तो साइन 0 होगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू है तो कॉस 0 होगा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे हम दो ऑपोजिट फंक्शंस को स्टडी करें तो उनका आंसर हमेशा ऑपोजिट ही होगा और उनका जवाब जो प्रोडक्ट है वो 0 ही आएगा। तो इस टाइम पे मैं कहती हूँ कि P इज़ इक्वल टू V मैक्सिमम I मैक्सिमम और कॉस ओमेगा, कॉस और साइन के प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो इन शॉर्ट मेरी पावर किसके इक्वल है, 0। यानी अगर कैपेसिटर अटैच्ड होगा विद एन AC सोर्स तो हमारे पास जो पावर लॉस होगा वो 0 नेग्लिजिबल होगा। पावर लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पावर AC प्रोवाइड कर रहा है कैपेसिटर को, वो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, और जब अल्टरनेटिंग सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स होती है तो वही पावर वापस सर्किट को दे दी जाती है, तो कोई पावर लॉस नहीं होता। इसको फर्दर हम ग्राफ से समझते हैं। जैसे मैंने पीछे ग्राफ बनाया था वोल्टेज का, साइन फंक्शन पे ये ग्राफ था, एंड करंट वाज विद दिस ग्राफ, यानी ये करंट थी और ये मेरे पास वोल्टेज थी। अगर पावर लॉस देखा जाए तो प्रोडक्ट निकालना है, पॉजिटिव पॉजिटिव गिव्स मी अ पॉजिटिव पीक, वाइल पॉजिटिव नेगेटिव गिव्स मी अ नेगेटिव पीक। यानी ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव अगेन गिव्स अ पॉजिटिव पीक जब मल्टीप्लाई किया जाए, और पॉजिटिव नेगेटिव दोबारा से एक नेगेटिव पीक। उनको शेयर कर प्रोमिनेंट करने के लिए। तो अब देखा जाए तो जितनी हमारे पास पॉजिटिव पीक है उतनी ही नेगेटिव पीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पीक एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है। इससे क्या होता है कि हमारे पास कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि पावर लॉस इन अ रेजिस्टर, इन अ कैपेसिटर सॉरी, इज़ ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि जो पावर सप्लाई की जाती है कैपेसिटर को वो उस पर स्टोर हो जाती है, और जब पोलैरिटी रिवर्स होगी AC सोर्स की तो फिर वही स्टोर्ड पावर बैक टू द सर्किट दे दी जाएगी। तो गाइस आज आके यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। दैट वाज अबाउट AC थ्रू अ कैपेसिटर।
आई गेस आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा एज ऑलवेज आई विल शेयर माई इंस्टाग्राम ID इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा इफ़ यू आर न्यू एंड यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, so do subscribe to my channel and do press the like icon if you like my videos. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।